जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो कि रिसेंट में हमारे द्वारा एक यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट कराया गया था, जिसके अंतर्गत करीब 4000 प्लस एस्पिरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। और जैसा कि आयोग का आंकड़ा रहता है, लगभग 50% एस्पिरेंट यहाँ पर क्या थे जिन्होंने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था फाइनली। तो यहाँ पर 2000 प्लस ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपना इस एग्जाम को दिया है और अपनी ओएमआर यहाँ पर सबमिट की है। क्योंकि रिजल्ट बनाने में समय ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, 2000 प्लस एस्पिरेंट्स का ओएमआर चेक करना है टीम को, जो कि थोड़ा सा मैनुअली चेक होता है। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम नहीं है तो उसको मैनुअली यहाँ पर चेक किया जाता है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज का जो सेशन है, ये इस सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपके यहाँ पर कितने नंबर बन रहे हैं, और उस नंबर के अकॉर्डिंग आपकी अप्रोच एग्जाम तक क्या होनी चाहिए, इस बात का एक बहुत अच्छी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। इस सेशन को पूरा अंत तक देखना। यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे पेपर के अंतर्गत, जिनको लॉजिकल रीजनिंग से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी वो यहाँ पर बढ़े। जो हम गैस वर्क करते हैं इस पूरे एग्जाम पेपर में, वो गैस वर्क में हमारी एफिशिएंसी बढ़े, हमारे नंबर बढ़ना स्टार्ट हो, इस बात पर पूरा फोकस डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट है, दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। अगर आपको ये पेपर नहीं मिल पा रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको इस पेपर के संदर्भ में क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट दोनों प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप पेपर सॉल्व कर ले रहे हो तभी ये सेशन देखो, नहीं तो ये सेशन आपके किसी भी काम का नहीं है। ये बात मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो कि केवल टाइम पास के लिए सेशन देखने आ गए हो, मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को यहीं पर बंद करो और जाकर के पहले पेपर सॉल्व करो, उसके बाद इस सेशन को देखना। तब जाकर के आपको इसका वास्तविक रिजल्ट दिखेगा कि कैसे हम अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरा पूरा फोकस यहां पर ये होने वाला है कि हम कैसे अपने नंबर को इंक्रीज करें, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कैटेगरी बना देता हूं कि कितने नंबर पर हम लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे कि ये पेपर जो था, ये पेपर आप लोगों का एकदम मॉडरेट पेपर था, ना तो बहुत टफ था ना तो बहुत इजी था, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि नए बनाए गए थे, जो कि ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे, ना तो आपको इसे जनरल पेपर में दिखते हैं। उसको हमने थोड़ा सा मोल्ड करके नए क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किया था, ताकि आपको नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की भी आपकी एक एक्यूरेसी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर ऐड किए गए थे, मैथ द कॉलम के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर थे। तो अगर मैं इस पूरे पेपर के एनालिसिस बताऊं आपको, तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, और इसलिए मैं एक सिंपल सा बता रहा हूं कि इस पूरे पेपर में अगर आपने 80 टू 85 प्लस नेट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मैं नेट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने इतने नेट क्वेश्चन सही किए 80 टू 85, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आपको यहां पर बस एक चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान क्या देना भाई, जितने भी दोस्तों के इस पूरे पेपर के अंतर्गत 80 से 85 प्लस नेट क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि नेट क्वेश्चन क्या होता है। नेट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, उस निगेटिव क्वेश्चंस को हटाने के बाद जो आपकी नेट एक्यूरेसी बन रही है यहाँ पर, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो नेट क्वेश्चन अगर आपका 80 टू 85 प्लस के अराउंड में आ रहा है, तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि अब से लेकर के एग्जाम तक में हर संडे आपको एक टेस्ट देना है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर संडे आपको एक टेस्ट देना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब से लेकर के एग्जाम तक के संडे को काउंट करूं, तो बीच में 5 संडे आएगा। तो ये 5 मॉक पेपर तो आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं, ये कंपलसरी है। ठीक है, पहली शर्त आप लोगों के लिए, जिनके भी नंबर ये आ रहे हैं, इस बात को नोट कर लेना। सबसे पहला मिनिमम टास्क जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ये काम करना कि 5 मॉक टेस्ट अब से लेकर के एग्जाम तक में सॉल्व करने हैं। उसके बाद अभी तक आपने जितने भी टेस्ट पेपर लगाए हैं, 20 पेपर, 25 पेपर, 30 पेपर, 10 पेपर, जितने भी पेपर आपने लगाए हैं, उन सारे पेपर का करना है हमको बहुत ढंग से रिवीजन। और रिवीजन कैसे करना है, मैं आज की क्लास में उस पर भी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो रिवीजन करने पर हम लोग ध्यान देंगे। प्लस करंट अफेयर्स, अगर आपके नंबर 80 टू 85 प्लस में आ रहे हैं, तो संभव है कि करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो कि अभी आपने टच नहीं किया होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे। तो करंट अफेयर्स का जो एरिया है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इस पूरे टॉपिक से, इस पूरे करंट अफेयर्स का सेक्शन से करीब 30 से 35 प्रश्न बनकर के एग्जाम में आता है। और अगर हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर 25 टू 30 के अराउंड में चली गई, तो कि तो उससे क्या होगा कि जो नए क्वेश्चंस बनते हैं, में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है, जो कि आपको एग्जाम में एक अच्छा फायदा देने वाली है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के पूरे सेक्शन पर हम लोग को ध्यान देना, और उसके लिए करना क्या है, देखिए
करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो लगभग 22 से लेकर के 25 सितंबर तक मार्केट में आ जाएगी। उससे पहले अभी आपके पास लगभग एक वीक का समय है। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी तक आपने करंट अफेयर जितना कुछ पढ़ा है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो कि हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने जनवरी से जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स कर लिया होगा। इसके अलावा घटना सारक जो मैगजीन है जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज पोर्शन कवर कराया था, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया है, साइंस एंड टेक हो गया, यूपी स्पेशल हो गया है, वो और संक्षिप्त करा दिया गया है। तो वो करंट अफेयर्स की जो पूरी क्लासेस है, अगर आपने उस क्लासेस के नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को रिवाइज कर लो। अगर आपने क्लासेस अभी तक की ही नहीं है तो एक बार पूरी क्लासेस कर लो, ठीक है। तो सबसे बेसिक टास्क समझना, सबसे मिनिमम टास्क बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 5 मॉक टेस्ट प्लस टेस्ट पेपर अभी तक जितने भी आपने दिया उसका रिवीजन, करंट अफेयर्स, इन 3 चीजों पर आप लोगों को बहुत फोकस करना है। और इसके अलावा आप लोगों को एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ना है जहां पर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है अभी। जैसे कुछ लोगों का ज्योग्राफी हो सकता है, कुछ लोगों का साइंस हो सकता है, कुछ लोगों का इकोनॉमिक्स हो सकता है, कुछ लोगों का इन्वायरमेंट हो सकता है। आपका जिस भी सेक्शन में एक्यूरेसी कम जा रही है उस सेक्शन को पकड़ो इस पेपर के माध्यम से, और उस सेक्शन पर 1 से 2 दिन का फुल टाइम दो, और उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कितने साल के, 10 साल के। इस बात समझना, जब भी मैं किसी एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने को कह रहा हूं ना, तो रिवीजन करने का तरीका ये होगा, अगर आपने नोट्स बनाया उस टॉपिक का तो उस टॉपिक से रिवीजन करो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पिछले 10 साल में जितने भी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हम तैयार करेंगे। इकोनॉमिक्स में सेम प्रोसेस को फॉलो करिए, इन्वायरमेंट में सेम प्रोसेस को फॉलो करिए, इसी प्रकार से साइंस टेक आपका, ठीक है। आपको ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है। तो जिनके भी 80 टू 85 प्लस नंबर जा रहे हैं वो 3 से 4 काम करेंगे, 5 मॉक टेस्ट लगाएंगे पर संडे, प्लस एक सब्जेक्ट फाइंड आउट करो जो कि आपका थोड़ा सा वीक है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन है, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। करंट अफेयर्स के पूरे सेक्शन पर हम लोग को ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब ये कि आई दृष्टि से पहले करंट अफेयर्स पूरा रिवीजन कर लो, और आई दृष्टि के बाद आई दृष्टि तो करना ही करना है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। प्लस आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है टेस्ट पेपर के माध्यम से उसको रिवाइज करिए, और इसी में एक पॉइंट और नोट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब आपका रिवीजन का शेड्यूल होगा। क्योंकि अगर आपके 80 से 85 नंबर बनना है, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई अच्छी की हुई है, बस अब आपको थोड़े से नंबर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि इजिली बढ़ जाएगा अगर आप इन सारे डायमेंशन को कवर कर लोगे तो, ठीक है। ये आपका मिनिमम टास्क मैंने आप लोगों को बता दिया। अब समझो भाई, सेकंड कैटेगरी समझो। सेकंड कैटेगरी उन एस्पिरेंट्स की है जिनके 65 से 70 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं, लेकिन वो 80 से डाउन में चल रहे हैं, मतलब 80 से माइनस में चल रहे हैं, लेकिन 65 से 70 प्लस नेट क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अब उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए मेरा बहुत सिंपल सा अप्रोच है कि देखो भाई, जहां पर मैंने अभी आपसे पहले वाले कैटेगरी के लोगों के लिए कहा था कि आप लोग एक सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, ऐसा यहां पर मैं मानता हूं कि आपके ऐसे 2 सब्जेक्ट होंगे जिन पर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। और उनके लिए सेम अप्रोच फॉलो करना है। लास्ट 10 ईयर के उस टॉपिक के जितने भी प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों को नोट डाउन करो, उन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखो, याद करो, समराइज करो, ठीक है। तो 2 विषय पर आप लोगों को काम करना है। इस कैटेगरी के सभी एस्पिरेंट्स को 2 विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें भी आपके नंबर कम बन रहे हैं इस पेपर के अंतर्गत, ठीक है। ये जो पेपर है जो कि हमने अभी दिया था रिसेंट में, इस पेपर में अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं जिन सब्जेक्ट्स में, उन पर फोकस करिए, पहला काम। दूसरा काम, कम से कम 20 साल का पीवाईक्यू, अगर आपके नंबर 80 से कम आ रहे हैं ना, नेट क्वेश्चन अगर आपके 80 से कम जा रहे हैं सही, इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस ईयर पर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि अभी आपके पास 35-40 दिन का समय बचा हुआ है, तो 20 साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से रिवाइज करो। 1 साल का पेपर रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम समय लगेगा तो 1.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है। इसी वजह से आपके नंबर 65 प्लस जा रहे हैं, लेकिन 80 प्लस इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया उस टॉपिक का, ठीक है। तो 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिक 2 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है हम लोगों को। और यहीं पर आप एक टॉपिक और नोट कर लो, वो टॉपिक ये है कि आपने अभी तक जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज के हो, चाहे वो घटना चक्र के हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो, उन शॉर्ट नोट्स का करना है रिवीजन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टास्क हो गया। करंट अफेयर्स पर ध्यान आप लोगों को तो और भी ज्यादा देने की आवश्यकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स हम लोग एक ऐसा डायमेंशन है जहां से आपके अच्छे खासे नए क्वेश्चंस बनते हैं जिन पर आप लोग वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर ध्यान दे लो भाई। इसके अलावा बात समझना आप, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अगर चाहो तो टेस्ट के जो 5 टेस्ट मैंने बोला था, उस 5 टेस्ट में आप लोग ये कर सकते हो कि 5 संडे संडे टेस्ट तो आप लोग लगाओ ही लगाओ। प्लस इसके अलावा आप लोग डेली कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज के सॉल्व करो, टेस्ट पेपर के तौर पर नहीं, लेकिन डेली आप 40 से 50 क्वेश्चन अपने शेड्यूल में शामिल कर लो कि हम ये लगाएंगे। और कहां से लगाएंगे, तो किसी भी कोचिंग के टेस्ट पेपर से लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, कौन सी कोचिंग के टेस्ट पेपर फॉलो करना है भाई, सिंपल सा सजेशन मेरा यही है, 2 सजेशन मैं आपको दूंगा।
घटना चक्र का मार्केट में 10 पेपर अवेलेबल है, आप उसके ले सकते हो। पीसीएस अभ्यास के 10 पेपर अवेलेबल है। अभी हमने क्या किया रिसेंट में, अगर आप देखोगे तो पीसीएस अभ्यास का जो हमारा टोटल एक टेस्ट सीरीज का पूरा बैच था, उसको हमने कंबाइन करके एक सिंपल सा बैच बना दिया है, जहां पर आपको सारे पेपर एक साथ मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत 7 फुल टेस्ट है, 2 करंट अफेयर्स के टेस्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 300 प्रश्न लगभग दिया जा रहा है आपको करंट अफेयर्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक सीसेट का पेपर आप लोगों को शामिल किया गया है, और इन सारे पेपर को आपको एक बैच में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी फीस कितनी है अभी प्रेजेंट टाइम में 499 हमने यहाँ पर फीस रखी हुई है। इसके अलावा 2 फ्री मॉक टेस्ट तो अवेलेबल है ही, ठीक है। तो करीब 12 टेस्ट का कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं। आप ये टेस्ट पेपर बस ले लो और डेली 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे फायदा ये होगा कि हम डेली कुछ नए क्वेश्चंस को देखते चल रहे हैं। प्लस रिवीजन का जो पूरा हमारा मॉड्यूल है, जो रिवीजन हम पूरे स्ट्रक्चर के वे में कर रहे हैं, वो तो हमारा चलता ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये 65 to 70 प्लस वाले लोग इस बात पर ध्यान देंगे। अब जिनके 65 से भी कम नंबर बन रहे हैं, आप कहोगे सर उनका क्या किया जाए। देखो उनके लिए 2 सजेशन है। अगर आपके नंबर 65 से माइनस में जा रहे हैं इस पेपर के अंतर्गत नेट क्वेश्चन, तो सजेशन मेरा ये यार, देखो आपके साथ दिक्कत है, आपने जो कंटेंट फॉलो किया उस कंटेंट में कुछ ना कुछ समस्या है, तो हमको उस कंटेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है भाई। चूंकि एग्जाम तो दे रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोग बिल्कुल हिम्मती हो, मेहनती हो, तो आप लोग एग्जाम दोगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात यही है, करना भी यही है। अब एग्जाम से बैकआउट नहीं करना है हम लोग को, तो उसके लिए मेरा सिंपल सजेशन ये है, 2-3 चीजों पर फोकस करिए। सबसे पहले 10 साल के प्रीवियस पेपर, ठीक है, 2014 से लेकर के 2023 तक का पेपर पर ध्यान देंगे हम लोग। करंट अफेयर्स के जो पूरे अभी 14 क्लासेस हमारे करंट अफेयर्स की हुई हैं, उन क्लासेस पे ध्यान दो। प्लस आई दृष्टि की मैगजीन आएगी, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स का एक डायमेंशन कवर कर लेते हो ना, ये 14 क्लास प्लस आई दृष्टि की मैगजीन, तो 30 से 35 प्रश्न तो आपके यहाँ से सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 साल के पीआईक्यू कर लोगे तो लगभग मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट मिल जाएगा, तो वो आपके कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स 10 और आपके 20 से 25 क्वेश्चन हो, तो लगभग 50 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके इन 2 डायमेंशन से कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस आप 65 स्कोर कर रहे हो, लगभग 65 माइनस स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप कुछ क्वेश्चन तो खुद से सही कर रहे होगे, कुछ टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा। जैसे कि मानो आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स रिवाइज कर लो। पॉलिटी के सारे जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, ये सारे पॉइंट्स आप पॉलिटी में कवर कर लोगे, तो मेजर पॉलिटी के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर सही करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो जिनके भी 65 माइनस जा रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले 10 साल का पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, और अभी तक आपने जो भी नोट्स बनाया है वो, और कम से कम एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो, उसको 1 से 2 दिन में पूरा रिवाइज करो। उससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट उस टॉपिक के 20-25 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो आप उनको सही करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, 80 to 85 प्लस वालों के लिए, फिर मैंने बनाया कि 65 प्लस वालों के लिए और 65 डाउन वालों के लिए, ठीक है। इन 3 कैटेगरी को फॉलो करो, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास समय ये है कि हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसको हम रिफाइन करें, बार बार चीजों को दोबारा से देखें, ठीक है। यही अप्रोच आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? चलते हैं पेपर पर आते हैं अब। और पेपर में आने का मतलब मेरा यह सिंपल सा कि हम लोग पेपर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे कि पेपर के उन क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, हमारा क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए वहां पर, प्लस इसके साथ साथ पेपर के अंतर्गत जब हम रिवीजन कर रहे हैं या फिर जब हम पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या अप्रोच रखें, इन दोनों बातों पर ध्यान देंगे। मतलब एट द एग्जाम हॉल हमको क्या फॉलो करना है और एग्जाम हॉल के बाद हमें क्या फॉलो करना है, दोनों चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो सबसे सिंपल सी बात, मैं एक सजेशन आप लोगों को और दूंगा, स्पेशली उनको सजेशन दूंगा जो कि सीसेट पर ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई मेरे सीसेट पर ध्यान दे लेना, केवल जीएस पेपर 1 से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जीएस पेपर 1 से आपको एक अच्छा नंबर मिल सकता है, आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीसेट में फेल हो गए, जीएस 1 में कितना भी स्कोर कर लो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो सीसेट पर सब लोग ध्यान देना। ध्यान देने का तरीका बहुत सिंपल सा है, जो एरिया सीसेट में आपको काम करती है, जिस पर आप वर्क कर सकते हो, उनको ध्यान से कंप्लीट कर लो। जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जितने भी नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं वो इन डायमेंशन को कवर करें। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं वो एटलीस्ट मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मेजर पोर्शन को कवर करें, प्लस एक लैंग्वेज जैसे कि हिंदी या इंग्लिश, इस पर ध्यान दो, तो आपके एटलीस्ट 33 का जो कट ऑफ है वो आप लोग क्रॉस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो भाई अब समझो, देखो जैसे कि अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखने में लग रहा है यार बहुत टफ क्वेश्चन है। क्यों टफ क्वेश्चन लग रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न पूछा कौन सा कथन गलत है। सबसे पहली बात, कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस गलत शब्द को पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन पढ़ेंगे, टिक मार के आ जाएंगे, भाई सर सत्य दिया था तो मैंने टिक मार दिया, मैंने आगे नहीं बढ़ा, मुझे समय बचाना था। भाई ये गलती मत करो, एटलीस्ट जहां पर भी गलत नहीं ये शब्द देख रहे हो उसको सर्किल मार करो और आंसर टिक करते समय उस बात का ध्यान रखना है, वो ठीक है। चलो अब समझो, मैं इंग्लिश में पेपर नहीं खोल रहा हूँ, निश्चिंत रहना, पेपर अपलोडेड है, आप लोग पेपर डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो, रख लो अपने पास, और साथ में चीज़ों को डिस्कस करते हम लोग चलेंगे तो सब कुछ काम होता चलेगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि जो कशेरुकी हैं और मछलियां हैं उनके बारे में कह रहा है कि भाई इस काल में आए थे, फिर कह रहा है कि शार्क इस काल पीरियड में आई थी, ब्लैक फॉरेस्ट इस काल पीरियड में बना था, फिर कह रहा है गोंडवाना लैंड इस काल पीरियड में बना था। 4 घटनाएं दे रही है और कह रहा है कि ये किस ड्यूरेशन की घटना है। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस बात का आंसर नहीं पता होगा कि ये कब घटना घटी थी, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात पता है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते तो हम लोग पढ़ते हैं कि गोंडवाना लैंड जो कट करके अलग हुआ था, जिसका भारत एक पार्ट है, उसके बारे में पूरा घटना पढ़ते कि वो कब घटी थी। तो मेसोजोइक पीरियड का जो पूरा ड्यूरेशन था उसमें आप लोगों का जो समय था, ठीक है, उस समय पूरी घटना घटी थी। और जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए, मैंने इसका जो आंसर बुकलेट है उस आंसर बुकलेट में आप लोगों के लिए एक चार्ट यहाँ पर ऐड किया है। अब आपको करना क्या है, आपको ये चार्ट पर फोकस करना है और चार्ट को एक बार ढंग से याद करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले समझो भाई, एक बार तो प्रश्न ये पूछता है कि इयॉन, ठीक है ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न क्या पूछता है पता है, इयॉन चल रहा है, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज या फिर ईयर, इनका क्रम क्या है, बड़े से छोटा क्रम में इसको अरेंज करिए। तो पहले तो आप ये क्रम याद करो, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज, ये एक क्रम होता है जिस पर कई बार प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है। दूसरा क्या प्रश्न बनता है भाई कि भाई देखो, जैसे अब हम समझे गोंडवाना लैंड के अलग होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मेसोजोइक जो आपका पीरियड था, ठीक है, मेसोजोइक जो आप लोगों का ड्यूरेशन है, एरा जो है, इस एरा में अगर आप देखो तो जो ट्राइसिक पीरियड है इसमें क्या होता है आप लोगों का कि यहीं पर गोंडवाना लैंड अलग होना प्रारंभ होता है। तो एटलीस्ट ये बात ध्यान रख के हम लोग, ठीक है, हमको बाकी चीजें ना भी पता हो चलेगा, लेकिन एक पॉइंट यहां से ये नोट कर लो और याद कर लो कि गोंडवाना लैंड जो अलग हुआ था वो हुआ था मेसोजोइक एरा के ट्राइसिक पीरियड में, ठीक है, ट्राइसिक पीरियड में अलग हुआ था। तो इतनी बेसिक बातें हम लोग को याद होनी चाहिए। प्लस मैंने फिर से कहा, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज, इसका क्रम याद रखना। कई बार क्रम ऐसे भी पूछ देता है, जैसे कि आप देखो ना यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है, क्या पूछा भाई, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कह रहे हैं कि सार्क कब आया, ब्लैक फॉरेस्ट कब आया। अगर याद हो जाए तो एटलीस्ट एक बार इसको याद करते चलो कि ब्लैक फॉरेस्ट कब बना था, गोंडवाना लैंड कब बना था, मैंने बता दिया कि मेसोजोइक के ट्राइसिक काल में बना था, ठीक है। तो एटलीस्ट ये गलत है, ये बात हमको पता चल जाएगी। पहला अप्रोच ये रखो, मुझे पता कि बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा प्रश्न, अगर गलत हो तो निश्चिंत रहो। आज एक पॉइंट बस यहाँ पर याद कर लो कि गोंडवाना लैंड का निर्माण कब हुआ था, आपका टेस्ट की एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर शिफ्ट करो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है भाई कि अंतरिम सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी, कौन से ऐसे सदस्य यहाँ पर हैं जो कि उसके सदस्य थे, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के मेंबर थे, लेकिन जब भारत आजाद होता है और पहला कैबिनेट बनता है तो उसके मेंबर नहीं थे। जैसे कि लियाकत अली खान, आपको याद होगा लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। तो भारत आजाद होने के बाद ये कहाँ से भाई भारत के पहले कैबिनेट के मेंबर होंगे, ये तो होंगे नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे ना, ये चारों विकल्प ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक नाम ध्यान यहाँ पर आएगा, वो नाम क्या है, शानमुगम चेट्टी। शानमुगम चेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री माने जाते, मतलब वित्त मंत्री बने थे 1947 में, जब पहली कैबिनेट बनी थी तो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, शानमुगम चेट्टी इनका नाम था। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन ऐसा सदस्य है जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में मेंबर था लेकिन कैबिनेट में मेंबर नहीं है, ठीक है। हमने ये समझा कि भाई शानमुगम चिट्टी तो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, ये बात तो सबको याद होगी, जनरली नाम सब सुने इनके बारे में, शानमुगम चिट्टी के बारे में, ठीक है। ये जब पहले मंत्रिमंडल के मेंबर थे, इसका मतलब है कि ये नहीं यहां पर शामिल थे, ये आपके विकल्प में शामिल नहीं होगा, ये बात श्योर है। अब देखो भाई कहां कहां पर 2 ऑप्शन दिया गया है, तो उपयुक्त समय में 2 है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, आंसर क्या हो गया, बहुत सिंपल सा आ गया 1, 3 एंड 4। समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं, देखो ध्यान समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये होती है क्वेश्चन को अप्रोच अटेम्प्ट करने की अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच पर हम लोग को ध्यान देना है। जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मेंबर हैं जो कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में मेंबर थे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा कलर कोडिंग कर रहा हूं, लेकिन जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसके मेंबर क्या थे, वो नहीं थे।
और हमको एक बात पता है कि जो शानमुगम चेट्टी हैं वो पहले मंत्रिमंडल के मेंबर थे, मतलब कि आपके आंसर में सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, कोड आपके सामने क्या दिया, कोड में क्या कह रहा है, सेकंड पहले में भी है तो इसको एलिमिनेट कर दो, सेकंड थर्ड में भी है इसको एलिमिनेट कर दो, सेकंड लास्ट में भी है इसको भी एलिमिनेट कर दो, बचा क्या 1 3 एंड 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद करने का तरीका यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि भाई हम समझे, हमको एक पॉइंट पता था, उस पॉइंट से हम एलिमिनेशन करना प्रारंभ किया और हम अपने आंसर पर पहुंच गए। बात समझ में आ रही है। सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा था। थर्ड क्वेश्चन को लेकर के हर एस्पिरेंट का, हर जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था सब डाउट में थे। डिस्कशन ग्रुप में सर आपने क्वेश्चन गलत बनाया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन में कीवर्ड पर गेम खेला गया है और आयोग ये गेम खेलता है हर बार। क्वेश्चन है सेकंड शेड्यूल के संदर्भ में कि निम्नलिखित में से सेकंड शेड्यूल में कौन सा प्रावधान है। आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है भाई, लोकसभा के अध्यक्ष है ही है, राज्यसभा है ही है, महाधिवक्ता है ही है, तो क्या नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर क्या नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। अब समझो, अगर आप ध्यान दोगे तो इनमें जो बात की जा रही है, जो गेम खेला गया वो यहाँ पर खेला गया, पारिश्रमिक भत्ता और पेंशन। ठीक है, पारिश्रमिक भत्ता और विशेषाधिकार, पारिश्रमिक भत्ता पेंशन और विशेषाधिकार। ठीक है, और पारिश्रमिक भत्ता पेंशन और विशेषाधिकार, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सेकंड शेड्यूल पढ़ोगे तो सेकंड शेड्यूल में बहुत साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन का आंसर। देखो सेकंड शेड्यूल में यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है, ठीक है, कि देखो कि यहाँ पर पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार यहाँ पर शामिल है, यहाँ पर पेंशन का जिक्र नहीं किया गया है। तो जितने लोग भी इस ऑप्शन में कंफ्यूज हुए हो तो ध्यान से समझना, यहाँ पर केवल पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार की बात की जा रही है। अगर आप ध्यान दोगे तो इन चारों विकल्प में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर इनकी बात की गई है, कौन सा, बी विकल्प। बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं गारंटी लेता हूं कि जिसने भी प्रिपरेशन की होगी एग्जाम की, उसको ये बात पता होगा बहुत अच्छे से कि सेकंड शेड्यूल में पारिश्रमिक भत्ता और विशेषाधिकार, इन तीन चीजों की बात की गई है। मतलब क्या भाई, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस, इन तीनों की बात की गई है। लेकिन हम यहाँ पर क्या किए, हमने कौन सी पोस्ट की बात हो रही है उस पोस्ट पर फोकस कर लिया और इस वजह से हम कंफ्यूज हो गए। इसीलिए कहता हूं कि स्टेटमेंट जब भी पढ़ो पूरा स्टेटमेंट ध्यान दो कि भाई पूरा स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है। अगर आप ध्यान से स्पष्ट को देखोगे तो इसका आंसर बहुत ही इजीली निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यही होता है शब्दों का गेम जो कि आयोग खेलता है आप लोगों के साथ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं वही कह रहा हूँ, जितने लोगों को पॉलिटी में स्कोर नहीं हो पा रहा है, अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने ये क्वेश्चन गलत किया है, भाई मेरे रिक्वेस्ट है ये वाला पूरा टॉपिक, इस टॉपिक को नोट कर लो, ये मिनी टॉपिक है, ये आपको याद करके ही जाना है। जैसे कि भाई कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, हमको पता है कि मजबूत केंद्र की जब हम बात करते हैं ना, ठीक है, हम एक पावरफुल सेंटर की बात करते हैं तो हम उसकी बात को लेते हैं कनाडाई संविधान से, कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन से। मजबूत केंद्र का मतलब क्या हुआ है भाई, जैसे कि अवशिष्ट शक्तियां, 7 शेड्यूल के अंतर्गत जितने भी अवशिष्ट शक्तियां वो कहां पर, वो केंद्र के पास है। तो अब ध्यान रखो, अवशिष्ट शक्तियों का भी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल केंद्र का एक प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है स्टेट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये केंद्र को मजबूती दे रहा है, केंद्र को मजबूत बना रहा है, कहां से लिया गया होगा, वो भी लिया होगा कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन से। याद करने का तरीका यही है। ठीक है, हमने ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कहां से लिया भाई, हमने लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट ले लो, या फिर आप देखो ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है तो आप यहाँ पर समवर्ती सूची की बात करो, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करो, जहां पर आप सेंटर और स्टेट दोनों की बात करते हो। ये सब प्रोविजन कहां से लिए गए, सब प्रोविजन लिए गए आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, डीपीएसपी हमने कहां से लिया, हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, वहां से हमने लिया उपराष्ट्रपति का पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अगर किसी का ये प्रश्न गलत हुआ है भाई विचार करने की आवश्यकता है एक बार। ठीक है, अब समझो भाई, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण है, और ये किस विद्वान ने कहा, ये प्रश्न कह रहा है। जैसे देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो 1900 बीसी में स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने तर्क बताते हैं कि भाई इस कारण से ये घटना घटी होगी। अब यहां पर वो मैच द कॉलम में दे दिया गया है, मैं आपको याद कराने का तरीका बताता हूँ, याद कर लेना आज, भूलेगा नहीं कभी भी। ठीक है, जैसे कि बाढ़ या फिर फ्लड की बात कौन करता है, तो अब मार्सलैंड का नाम आपने सुना होगा। मार्सलैंड मतलब एक तरीके से दलदली भूमि होती है। ठीक है, दलदली भूमि होती है। ठीक है, तो बाढ़ की जो कॉन्सेप्ट है वो मैके एंड मॉर्सले ने दिया था कि भाई वहां पर बाढ़ आ गया था, मार्सल, ठीक है, मार्सलैंड। तो मार्सलैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फ्लड ने दिया, बाढ़ ने दिया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का बाढ़ कारण है, इस बात को किसने कहा था? तो मार्श महोदय ने कहा था, और मार्श के साथ एक मैके महोदय शामिल थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। एक भारतीय का नाम बताओ, उसका नाम है साहनी जी, ठीक है, MR साहनी जी। तो साहनी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिक परिवर्तन जो है, ठीक है, भूवैज्ञानिक परिवर्तन जो है उसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। याद कर लो भाई इस पॉइंट को, ठीक है। एटलीस्ट इन 4 में से 2 पॉइंट याद करके जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर कौन कह रहा है भाई? कैनेडी साहब कह रहे हैं कि डिजास्टर एक बहुत बड़ा कारण था, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। देखो ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है कि आपने देखा होगा कि भी अभी गुजरात के पड़ता बेट में अभी एक करीब 5600 BC पूर्व की, ठीक है, 5600 BC नहीं, 5600 ईयर पूर्व, ठीक है, वर्ष पूर्व की एक हड़प्पन साइट को खोजा गया है, ठीक है, पड़ता बेट गुजरात में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पड़ता बेट कहाँ पर है और वो किस लिए फेमस रहा, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ प्रमुख कारण है, उनमें से आप चारों भले मत याद करो, लेकिन कम से कम 2 याद कर लो। 2 याद कौन से करना है? एक याद कर लो आप लोग यहाँ पर भाई कि जो MR साहनी महोदय जो कि भारतीय साहब हैं, उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिक परिवर्तन इसका बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, फ्लड कारण किसने बताया? तो मार्शल साहब ने बताया कि ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। 2 पॉइंट याद कर लो, बाकी धीरे धीरे याद होने अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझो भाई, अब यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? पता है ये सब टॉपिक प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में क्या क्या चीजें दी गई हैं, देख लो। अगर ये प्रश्न गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को एक बार देखो। चारों वेद के उपवेद कौन से हैं? हमारे आंसर बुकलेट में पोस्टेड है, आप एक बार देख लो भाई। आपको पता है कि धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का जो एक सबसे बड़ा उपवेद है वो धनुर्वेद है, इसके अंतर्गत तीरंदाजी की बात की गई है, ठीक है, ये बात आप देख लेना। प्लस चारों वेदों के जो पुरोहित हैं, जैसे कि एक बार प्रश्न पूछा था कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि ऋग्वेद को पुरोहित को होता कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यू, ऐसा कुछ नाम उसका है, अधर्व्यू, ठीक है, ये हम लोग कहते हैं किसको? तो यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता है। उद्गाता कहते हैं हम लोग सामवेद। गाने वाला कौन हुआ? उद्गाता। सामवेद क्या है? एक गायन भाषा में लिखा गया पूरा एक वेद है आपका, ठीक है। सामवेद ही वो वेद है जिसकी मैक्सिमम जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से कॉपी की गई हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सामवेद के पुरोहित को हम लोग कहते हैं उद्गोता या उद्गाता कहते हैं, ठीक है, ये बात याद कर लेना आप लोग। अथर्ववेद के पुरोहित को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं, ये भी बात याद कर लेना। तो ऐसे पुरोहित वाले टॉपिक भी हम लोग को तैयार करना है, प्लस वेद के उपवेद कौन कौन से याद करना है, वेद में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, प्लस हर वेद में अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो कुछ ब्राह्मण बताएगा कि ये इसका ब्राह्मण है, ये इसका ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण किसका है, ये सब ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण किसका है, इन सब पर प्रीवियस में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो एक आप लोग चार्ट बनाओ यहाँ पर, ठीक है। चार्ट क्या बनेगा, और ये बनाना है सब लोगों को अपने पास, ठीक है, बना के रख लेना। वेद, ठीक है, ब्राह्मण उसका कौन कौन सा है, ठीक है, उसके उपवेद कौन कौन से हैं, उसके पुरोहित को क्या कहते हैं, और उस वेद के अंतर्गत यहाँ पर आप एक कॉलम और ऐड कर लो यहीं पर, ठीक है, उस वेद के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है, क्या क्या बातें बताई गई हैं ये, ठीक है। ये चारों मतलब ये एक प्रॉपर चार्ट आपको बनेगा। ये चार्ट बना करके अपने पास कहीं पर चिपका के रख लेना, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। वेद त्रय किसको कहते हैं, तो प्रश्न कई बार बना हुआ है, ठीक है। किस वेद के अंतर्गत हम आयुर्वेद की बात करते हैं, किस वेद के अंतर्गत हम क्या कहते हैं कि कर्म कांड की बात करते हैं, ये सब प्रश्न बना है। किस वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन आप लोग कवर करने पड़ेंगे। मैं आपको अभी एक एक चीज आपको याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग करना क्या क्या है, ध्यान समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम समझे कि हमको पढ़ना कैसे है। तो पहला काम ये करो कि ये सारे पॉइंट, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो पॉइंट नोट कर लेना, ये आप लोगों को याद करना है। प्लस अब देखो भाई और समझो और क्या आप लोगों को पढ़ना है। वैसे ये प्रश्न कह रहा है भाई कि बुद्ध द्वारा दिए गए जो पंचशील सिद्धांत है, ठीक है, वो कठोपनिषद में, भाई कठोपनिषद में एक ही बात हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि नचिकेता और यम के बीच जो कठोर संवाद है। देखो नचिकेता और यम के बीच में एक बहुत कठोर संवाद दिया गया है। नचिकेता को उसके पिता ने क्या किया था, यमराज को दान दे दिया था, ताकि तुम यमराज के पास दान देता हूं मैं तुमको, ठीक है। तो नचिकेता भाई थे भाई विद्वान साहब, वो कह के हम चले जा रहे हैं यमराज के पास, वो निकल गए यमराज को पाने के लिए, ठीक है। तो कठोपनिषद में कठोर वचन है जो कि नचिकेता और यम के संदर्भ में, ये याद कर लो। पंचशील सिद्धांत जो है दोस्तों, ये आपका बुद्ध के द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम छांदोग्य उपनिषद में पाते हैं, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में पाते हैं, ये याद कर लेना। वज्रयान क्या है भाई? वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसके अंतर्गत तंत्र मंत्र की बात की जाती है, और जहां पर भी तंत्र मंत्र की बात होगी वहां पर देवियों की बात होती है। तो देवी मतलब क्या कि हम महिलाओं को शक्ति के स्रोत के तौर पर पूज रहे हैं,
वज्रयान का मतलब ये हुआ ना, सिंपल सी बात, महायान, हीनयान, वज्रयान, ये 3 बौद्ध धर्म के एक सिंपल से ब्रांच थे, ठीक है। वज्रयान का मतलब है कि इसके अंतर्गत तंत्र और मंत्र की बात हो रही है। तंत्र मंत्र में भी हम महिलाओं को चूंकि पूजते हैं देवी के तौर पर, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो शक्ति के स्रोत के रूप में पूजी जा रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, वो सही हो गया, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, याद रहेगा, समझो भाई। ऐसे ही पेपर की पूरी एनालिसिस करते चलो। अब यहाँ पे कह रहा है कि अशोक के जो शिलालेख है, उन शिलालेखों में क्या बातें बताई गई है। भाई 13 शिलालेख हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं। इस पर कई बार प्रश्न बनता है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में नरबली पर, सॉरी, पशुबलि पर रोक लगाया है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया हुआ है। किस शिलालेख में उसने अपनी जो धम्म यात्रा थी, ठीक है, धम्म यात्रा का पूरा क्रम अशोक के याद करना बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी बुक्स में गलत गलत आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, गलत एक क्रम दिया गया है। तो अशोक की धम्म यात्रा का एग्जैक्ट क्रम क्या है, ये बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है, तो इसका आप लोग बताओ आंसर कि भाई सबसे पहले वो कहाँ से शुरुआत करेंगे, जहां से वो जन्म ले रहे हैं। जन्म लेने के बाद कहाँ जाएंगे, जस्ट बगल में कपिल वस्तु चले जाएंगे, तो लुम्बिनी, फिर कपिल वस्तु, फिर बोध गया, फिर कुशीनगर, ठीक है। ये जो प्रोसेस चला ना, ये प्रोसेस इसी प्रकार से अशोक जाते भी हैं। तो अशोक ने अपनी धम्म यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में किया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस धम्म का प्रचार का कॉन्सेप्ट वो किस शिलालेख में देते हैं, ये भी याद रखो। 10वां शिलालेख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने एटलीस्ट बस ये पढ़ा है शिलालेख के संदर्भ में कि धम्म का प्रचार के बारे में 10वां शिलालेख में वर्णन किया गया है, तो आप इस आंसर को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है। मैं डिस्कशन उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूं कि आपने इस पेपर को एक बार देखा हुआ है, तब ये डिस्कशन आपको समझ में भी आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये डिस्कशन केवल उसको समझ में आएगा जो पेपर अटेम्प्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान समझिएगा, बहुत क्लियर बातें बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए पेपर अटेम्प्ट जरूर कर लो। प्लस अब कुछ बातें और समझो भाई, हमको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं और उन शिलालेख में क्या बातें कही गई हैं, उसको हम लोग को याद करना है, ठीक है। तो आप लोगों का सेकंड होमवर्क मेरा ये है कि ये एक टॉपिक तैयार करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न बन सकता है, तो इसका कहीं पर स्टिकी नोट्स बना करके, यहाँ पे चार्ट बना करके अपने पास रख लो सबसे पहले तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक हमने पढ़ा हुआ है, खैराती अस्पताल की बात यहाँ पर होती है, ठीक है, इन्हीं का काम था ये। दीवान एक कोही, दीवान एक कोही क्या था भाई, ये कृषि विभाग था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, सिंपल सी बात है। दीवाने रियासत, मार्केट का जो नियंत्रक था उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। दीवाने रियासत, सहनाई मंडी, ये सब कौन बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी साहब ने बनाया था, ठीक है। उन्होंने बाजार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था। तो दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की घटना है। दीवाने अर्ज क्या है भाई, बलबन, बलबन के टाइम पे सैनिक विभाग को मजबूत करने के लिए दीवानी अर्ज की स्थापना किया गया था, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो सिंपल सी बातें हैं, इसको याद करते चलो। अब अगर ये प्रश्न गलत हो रहा है ना, तो मतलब है कि समस्या है आपके कंटेंट में, जो आपने चीजें पढ़ी हुई है उस कंटेंट में समस्या है, या फिर आपने पढ़ा भले कुछ है लेकिन रिवीजन आपने कुछ नहीं किया हुआ है, तो इस बात पर भी ध्यान देना। अब भाई विजयनगर आने वाले जितने भी विदेशी हैं, ठीक है, 5 विदेशियों का नाम हम लोग पढ़ते हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे, उनका नाम याद कर लो, वो किस जगह से आए थे ये याद कर लो, प्लस किस राजा के ड्यूरेशन में आए थे ये याद करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार समझा भी दे रहा हूँ, आपको आंसर बुकलेट में ये चार्ट मिल भी जाएगा, ठीक है। चार्ट वहाँ पे मैंने सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं, जितने भी काम के चार्ट थे मैंने सारे चार्ट बनाकर आप लोगों को दे दिया है। निकोलो कोंटी, डोमिंगो पायस, फारनाओ नुनीस, बारबोशा, और इसके अलावा एक था उसका नाम था अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, मैं नोट भी कर दे रहा हूँ यहाँ पर, अब्दुल रज्जाक। अब भाई अब्दुल रज्जाक नाम से ही लग रहा है कि ये फारस उरस से आए होंगे, ठीक है, फारस से आए होंगे, तो इनको तो फारस पहले मार दो। बचे आपके 4 लोग, ठीक है, निकोलो कोंटी, डोमिंगो पायस, फारनाओ नुनीस और बारबोसा। इसमें याद ये कर लो आप लोग सिंपल सा, जो निकोलो कोंटी हैं, ठीक है, निकोलो कोंटी साहब जो हैं वो पुर्तगाल से नहीं, वो इटली के आए थे, ठीक है, इटली साहब से आए थे, ठीक है। तो इटली के तो बहुत लोग फेमस हैं इस समय, ठीक है ना भाई। तो कैसे याद करोगे, कुछ तरीका समझाओ कि निकोलो कोंटी हम लोग को इटली याद करना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि निकोलो कोंटी को इटली से कैसे रिलेट करके याद किया सकता है, ताकि याद हम लोग बहुत ही इजिली यहाँ पर कर सके। पॉइंट क्लियर है ना। निकोलो कोंटी को इटली याद कर लो, बाकी बचे 3 लोग, डोमिंगो पायस, फारनाओ नुनीस, बारबोसा, तीनों जो है आपके वो पुर्तगाल के हैं, इस बात को याद कर लो, तीनों पुर्तगाल के हो, याद कर लो। तो 5 विदेशी यात्री जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे, उनका नाम, किस देश से आए थे,
प्लस किस राजा के टाइम पर आए थे ये भी याद करना। जैसे कि निकोलो कोंटी जब इटली से आए थे तो उस समय देवराय वन शासन कर रहे थे, देवराय वन शासन करते। कृष्ण देवराय के टाइम पर कौन आया था भाई, तो बारबोसा जो थे वहां पे कृष्ण देवराय के टाइम पर आए थे। ठीक है, अब्दुल रजाक आप लोगों के देवराय द्वितीय के टाइम पर आए हुए थे। ये सब बातें आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो इसका चार्ट बनाते चलो पैरेलली, ये भी एक चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों का थर्ड होमवर्क है, अभी का थर्ड होमवर्क है। मैं इस पेपर की एनालिसिस एकदम ढंग से बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये सब चीजें पढ़ डालो, याद कर डालो, तभी एग्जाम में घुसेगा, नहीं तो कुछ एग्जाम में सब बर्बाद हो जाएगा पढ़ा लिखा आप लोगों का। ठीक है, तो ये तीसरा चार्ट जो आप लोगों को बनाना है ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समझो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि मुगल काल के दौरान वन अधीक्षक, फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करें तरीके से कि फॉरेस्ट ऑफिसर हम लोग किसको जानते हैं। देखो दो तीन चीज समझना, ये चारों टर्म प्रीवियस ईयर में पूछा गया टर्म है। ठीक है, जैसे कि खुफिया नवीस क्या होता है, तो डाकिया का काम करने वाला, फिर या तो मैं कहूँ कि गुप्त डाकिया काम करने वाला, सीक्रेट डाकिया काम करने वाला जो व्यक्ति था उसको मैं कहते थे खुफिया नवीस। ठीक है, खुफिया नवीस कहा जाता था। खुफिया नाम से याद कर सकते हो, खुफिया नवीस एक बहुत सिंपल सी बात है, गुप्तचर विभाग से ये था। ठीक है, इतनी बात याद हो गया। सावने निगार, अब सावने निगार थे कौन, दरअसल ये क्या करते थे ना, जीवनी लेखक थे। ठीक है, ये लोगों की जीवनी लिखा करते थे सावने निगार, तो इनको जीवनी लेखक के तौर पर जाना था। ठीक है, सावने निगार को। बचे आपके हरकारा। ठीक है, हरकारा, हरकारा भी आपके जासूस विभाग से ही थे। ठीक है, जासूस विभाग से ही थे, उस समय के बॉन्ड 007 थे ये। ठीक है, तो हरकारा याद कर लो। मीर ए बर जो थे दरअसल इनको वन अधीक्षक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, वन अधीक्षक के तौर पर जाना जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दरअसल इस क्वेश्चन को जब हमने पहली बार फ्रेम किया था तो क्वेश्चन में दरअसल यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो श्रीगुप्त नहीं थे, यहाँ पर एक रामगुप्त का ऑप्शन हमने दिया हुआ था। ठीक है, फिर मैंने कहा यार नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी करते हैं ताकि हम लोग एटलीस्ट थोड़ा सा तुक्का लगाने वाला जो अप्रोच है, या फिर मैं कहूँ तो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाने वाले अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सही कर ले। अगर रामगुप्त यहाँ पर होते ना तब क्रम बैठाने में आप लोगों की हालत खराब हो जाती। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई रामगुप्त जी को हटाओ यहाँ से और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, श्रीगुप्त कर देता हूँ। ठीक है, अब श्रीगुप्त क्या है भाई, आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर हम लोग श्रीगुप्त जी को जानते हैं। संस्थापक मतलब भी सबसे पहले आएंगे, सिंपल सी बात है ना भाई, संस्थापक उसी को कहते हैं सबसे पहले रहता है, जिसने स्टेब्लिश किया सब कुछ चीजों को। तो संस्थापक थोड़ी चेंज कर सकते हो, मतलब कहीं किसी जगह के संस्थापक आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो श्रीगुप्त साहब संस्थापक है, सबसे पहले क्या होंगे, ये यही आएंगे, तो चौथे को सबसे पहले कर दो। अब आप देखो इन चारों में चौथे पर कहाँ सबसे पहले पर है, केवल सी विकल्प में, बहुत ही इजिली आंसर आ गया। जो एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस कंफ्यूजन में आ जाएगा कि सर हमको तो ये क्रम याद ही नहीं, अब हम क्या करें, ऑप्शंस पर जाओ, कोड को डिकोड करने का प्रयास करो, कुछ लॉजिक लगाने का प्रयास करो और अपने आंसर पे पहुंचो। मुझे भी नहीं याद है कि इनमें कौन किस क्रम में आया था। ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए यहाँ पे फ्रेम किया ताकि एटलीस्ट जिसको ये पता होगा ना कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, और ये बात सबको पता रहती है, जितने भी लोग हिस्ट्री पढ़ते हो सब एटलीस्ट संस्थापकों के नाम तो याद करते ही करते हो। तो श्रीगुप्त जी सबसे पहले कर दोगे, आंसर बहुत ही इजिली यहाँ पर आ जाएगा, आपका काम इजी हो गया, काम खत्म हो गया आप लोगों का। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करो। अभी जिसका ये प्रश्न गलत हुआ होगा ना भाई, मेरे लॉजिक पे ध्यान देना कि मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, और यही लॉजिक आप लोगों को भी एग्जाम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो जीके TSLS बहुत सिंपल सा है, गुलाम खिलजी सैयद, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी सही, GK TSLS गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी और सूरी। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा क्रम है, ये क्रम तो आई होप कि आपको याद होगा ही होगा। ठीक है, तो इस पर तो बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दे रहे हैं। ये देखो ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग लग रहा था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उस लॉजिकल रीजनिंग को लगाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम पढ़ते कि बहमनी साम्राज्य होता, जब बहमनी साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में विघटित होता है तो 5 नए राज्यों की स्थापना होती है। ठीक है, जिसमें बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और इसके अलावा एक और क्या था, बीदर। ये 5 राज्य आप लोगों के नए बनते हैं जो कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इन चारों का किस किस ईयर, इन 5 की स्थापना किस किस ईयर में हुई थी, एक तो वो पॉइंट आप लोगों को याद करना है, प्लस दूसरा आप लोगों को पॉइंट क्या याद करना है कि इसके संस्थापक कौन थे, कौन से वंश का यहाँ पर शासन था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाए। ठीक है, ओके सर, इतना सारा फैक्ट याद कैसे करेंगे भाई, पहले चार्ट तो बनाना स्टार्ट करो, याद तो तब होगा आप लोगों से। तो आपका चौथा काम यहाँ पर ये है कि आपको इस चार्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या, तो बहमनी साम्राज्य के पश्चात उत्पन्न राज्य, किस ईयर में उनकी स्थापना हुई है, संस्थापक कौन है, और वहां पे किस कौन सी डायनेस्टी वहां पे शासन कर रही थी। ठीक है, ये बात आप लोग को याद करना। अब समझो, अगर आप ईयर नहीं भी याद कर पाते हो तो एटलीस्ट 2 चीजें याद करो। क्या चीजें भाई, सबसे पहले यहाँ पर ये याद करो कि जो बरार है
उसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो बरार की स्थापना स्थापना सबसे पहले हुई थी। जब ये याद कर लोगे तो क्या हो गया, 1484 इसको आप मैच करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो ईयर दिया गया है वो यही दिया गया है। ठीक है, जैसे ही आप 1 को 2 से मैच कराओगे, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो एटलीस्ट हम ये याद कर ले कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो बरार 1484 में स्थापित हुआ था, ये बात याद कर ली है। प्लस सबसे अंत में कौन स्थापित हुआ, तो बीदर। बीदर की स्थापना 1526 के टाइम पर हुई थी, 1526 के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो याद करना भी इजी है। बरार सबसे पहले बन रहा है, बीदर सबसे लास्ट में बना। बरार का ईयर क्या है, 1484 है। बीदर क्या है, 1526 है, 1526 है। याद रहेगा इतनी बातें, बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई होप कि सब चीजें आप लोगों को याद होती जाए, तभी एग्जाम में मजा आएगा। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ यहाँ पर और आगे। देखो भाई, कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में जो घटनाएं घटी थी, जो विद्रोह हुए थे, उनका क्रम अरेंज करो। मुझे नहीं उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को याद होगा, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मानो अगर आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं है, आपने एग्जाम पेपर में गलत कर दिया, फिर आपने एग्जाम पेपर में उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया। अब क्या करो, सिंपल सा काम, आंसर बुकलेट ओपन करो और इन चारों विद्रोह के संदर्भ में चीजों को थोड़ा सा याद करो। जैसे सतनामी विद्रोह क्या था भाई, सतनामी विद्रोह के संदर्भ में ये पढ़ते हैं कि 1672 ईस्वी में, 1672 के टाइम पर एक संस्थापक मौजूद थे। 1672 में, उससे पहले ही 1657 के ड्यूरेशन में इन्होंने क्या किया था, वीरभान नाम था उनका, ठीक है, वीरभान। तो वीरभान सतनामी जी ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना किया। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्होंने जितने भी निचली जाति के लोग थे, काश्तकार थे, ठीक है, शिल्पकार थे, किसान थे, उन सबको उन्होंने सतनामी संप्रदाय के अंतर्गत शामिल करना प्रारंभ किया। सतनामी संप्रदाय के एक सैनिक को, सतनामी संप्रदाय के एक व्यक्ति को औरंगजेब का एक सैनिक मार देता है मार्केट के अंदर। ठीक है, जब वो मारता है तो उससे प्रतिशोध लेने के लिए सतनामी संप्रदाय के बहुत सारे लोग मिलकर के उस सैनिक को मार डालते हैं। ये घटना घटती है तो सिंपल सी बात है भाई, अब आपने सेना पर अटैक कर दिया, और सेना पर अटैक का मतलब क्या है, राज्य पर अटैक। तो औरंगजेब की पूरी सेना क्या होती है, सतनामी संप्रदाय के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देती है, और करीब 10,000 सैनिक की पूरी सेना सतनामी संप्रदाय को दबाने में लग जाती है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये पूरी घटनाक्रम याद रखो हम लोग। प्लस जाट और सिख, जैसे सिख मूवमेंट, सिख की घटनाक्रम तो याद ही रखो कि 1675 में क्या हुआ कि जो 9वें गुरु थे, उसमें गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, उन तेग बहादुर जी की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा करा दी जाती है, मतलब, ठीक है, उनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करा दी गई थी। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो एटलीस्ट दो चीज याद रखो औरंगजेब के काल में, कि सतनामी विद्रोह कब हुआ था, सतनामी संप्रदाय का संस्थापक कौन था, बीरबान, ठीक है, 1657 में इसकी स्थापना किया था। प्लस सिख जो विद्रोह हुआ था वो 1675 में हुआ था, और इसी के परिणाम स्वरूप 9वें जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है, तो ये घटनाक्रम याद रहेगा, ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब जैसे ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं वन लाइनर क्वेश्चन का। अब ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा भाई, ली आयोग 1924 ने क्या किया था। ली आयोग सेवा आयोग लोक सेवा के संदर्भ में इसने एक कमेटी बनाई गई थी ली आयोग नाम से। इस कमेटी ने कहा था कि यूरोपीय और भारतीयों का जो रेशियो होना चाहिए आईसीएस भर्ती के अंतर्गत, वो 50-50% का यहाँ पर होना चाहिए। ये बात इसने बता दिया था। इसने ये भी कहा था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना त्वरित तौर पर यहाँ पर कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, सत्य है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सत्य है। ठीक है, अब कह रहा कि डलहौजी के टाइम पर 1848 से 1856 के मध्य में क्या घटना घटी थी। देखो, जितने भी वायसराय रहे, जितने भी गवर्नर जनरल रहे, उन सबके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, एटलीस्ट फेमस घटनाएं याद कर लो, क्योंकि इस पर प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछता रहता है मेरे भाई। ठीक है, इस पर प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछता रहता है, तो इसको तो हम यहाँ पर याद करके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की ड्यूरेशन 1848 से 1846 के मध्य में हुआ था आप लोगों का सेकंड एंग्लो सिख वार। सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था, तो ये हम लोग को याद करना है। ठीक है, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट की जो घटना है, ये हुई थी आपके लिटन के टाइम पर। ठीक है, लिटन के टाइम पर हुआ था, ये भी बात हम लोग याद रखेंगे। लिटन का टाइम कब था, 1878 का टाइम था, 1878 का टाइम था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एटलीस्ट वर्नाकुलर एक्ट आपको याद होगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। भूटान है तो चलो आपको नहीं याद है तो छोड़ो, देखा जाएगा बाद में। ठीक है, प्रथम एंग्लो सिख वार और सेकंड एंग्लो सिख वार, इनकी ईयर याद होनी चाहिए। जैसे कि पहला एंग्लो सिख वार कब हुआ, 1845 से 1846 में हुआ। सेकंड एंग्लो सिख वार कब हुआ आप लोगों का, तो 1848 के टाइम पे स्टार्ट भी होता है ये। ठीक है, 1848 से 1800, एक साल 49 तक घटित होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद कर लो। ठीक है, और इसी ड्यूरेशन में आपके लाल डलहौजी यहाँ पर क्या थे, वो वायसराय के तौर पर कार्य कर रहे हैं। याद हो गया, बात क्लियर हो गई।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, कांग्रेस का अधिवेशन और उसके अध्यक्ष कौन थे, प्लस एक यहाँ पर और कॉलम बना लो, ठीक है, कॉलम ये रहेगा आप लोगों का, यहाँ पर कौन से प्रमुख कार्य किए गए थे, ठीक है। जैसे कि पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, सबको याद होगा, ठीक है, कौन अध्यक्ष था, सबको याद होगा। सेकंड अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए कि उस समय सबसे पहली बार किसी गैर हिंदू अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, दादा भाई नेरोजी जी को। दादा भाई नेरोजी जी अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, 1886 जो कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 10 साल बाद आप और ले लो, मतलब 1896 ये भी कलकत्ता में हुआ था, इस समय भी इसके अध्यक्ष थे, और बीच में 1893 इस समय भी क्या थे, अध्यक्ष थे, लेकिन ये अध्यक्षता हुई कहाँ पर थी, मद्रास में, मद्रास में। तो 3 बार दादा भाई नेरोजी क्या होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, 1886, 93 और 96, ठीक है। 86 और 96 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, जबकि 1893 का अधिवेशन मद्रास के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। याद रहेगा इतना पॉइंट। अब समझो, अब सेकंड तो आपने देख लिया, यहाँ पर थर्ड वाला सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था भाई, थर्ड वाले सेशन में पहली बार किसी मुस्लिम व्यक्ति को, बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखो तो चौथा अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट था भाई, चौथा अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था भाई कि पहली बार किसी अगर हम बात करें तो पहली बार किसी 86 86 87 88, पहली बार किसी अंग्रेज को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब, जॉर्ज जूलियो महोदय को। 1888 घटना देखोगे आप लोग तो जॉर्ज जूलियो को पहली बार यहाँ पर इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इलाहाबाद में। कुल कितने अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, इस पर आप लोगों को एक बार कमेंट करके बताना, आजादी से पहले ऑब्वियसली, ठीक है, उसके बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आजादी से पहले कितने लोग कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो और बताओ कि क्या सही आंसर है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, जैसे कि जॉर्ज जूलियो का नाम आता है, वेडर बर्न का यहाँ पर नाम आता है जो कि बहुत फेमस व्यक्ति भी रहे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे नाम आप लोगों को, अल्फ्रेड वेब नाम आता है, एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बनी थी, ठीक है, ये भी एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एटलीस्ट ये जितने फेमस घटनाएं घटी है ना कांग्रेस के अधिवेशन में, याद कर लो यार, हर साल इससे प्रश्न बनता है, हर साल क्या होता है, प्रश्न बनता है, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपका गलत हो रहा है ना, इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपको रिवीजन की आवश्यकता है, आपको चीजों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ प्रश्न था। अगर मानो प्रश्न ये पूछता कि इसके संस्थापक कौन थे तो शायद आप लोग मेरे कॉलम में सही कर लेते। प्रश्न पूछा कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताओ, ठीक है, अब समझना। मैं 2-3 चीजें डिस्कस करता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का सर बहुत इजीली कर भी सकते हो अभी भी, जैसे कि इंडियन वुमेन एसोसिएशन। इंडियन वुमेन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किया था एनी बेसेंट साहब ने। एनी बेसेंट का दौर कब था, होम रूल के टाइम पर, मतलब 1916-17 के ड्यूरेशन में इनका जिक्र मिलता है। अगर आप ध्यान दोगे तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में एनी बेसेंट का जिक्र केवल इसी ड्यूरेशन में दिखता भी है। तो 1916 में वो होम रूल लीग स्टार्ट करती हैं, 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग और इनके बीच में थोड़ी जो वार्ता होती है उसमें इन लोगों का बहुत सहयोग भी रहता है, प्लस 1917 में ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। यही 2-3 घटनाएं आप इनके बारे में पढ़ते हो, और एक पढ़ते हो आपकी इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। तो ईयर क्या रहा होगा, लगभग 1916-1917 की घटना रही होगी जब इन्होंने ये काम किया होगा। प्लस द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भाई ये तो बहुत फेमस संस्थान है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो 1905-1906 के संदर्भ में आप यहाँ पर पॉइंट देखते हो, ठीक है, 1905-1906 के संदर्भ में आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ते हो। तो एटलीस्ट आपको 2 का क्रम पता हो चुका है कि चौथा एक लास्ट में आ रहा है, उससे पहले कहीं पर आप लोगों का 3 आ रहा है, ठीक है। 3 और 4 का ये क्रम हमको श्योर है कि 3 पहले 4 बाद में, बाकी 1 और 2 पे मैं श्योर नहीं कि 1 और 2 कहाँ पर आएगा, उसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। अब समझो, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 बाद में दिया गया है, ये हो सकता है इसका आंसर, ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, देखो ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो क्या बचा केवल आंसर आप लोगों का बी विकल्प यहाँ पर आंसर बचा, और बहुत ही इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। केवल 2 पॉइंट पता होना चाहिए कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, लगभग 1905-1906 में वो घटनाक्रम आप लोग देखते हो। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन इसकी स्थापना एनी बेसेंट साहब ने की थी, महिला जी ने की थी, मतलब, ठीक है। तो 1916-17 की घटना है, तो ये 2 बात को अरेंज करो, बस आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही पेपर को अटेम्प्ट करना है मेरे भाई, आपको सारे फैक्ट एग्जाम हॉल में याद रहेंगे, ये इम्पॉसिबल टास्क है। अब वो चैट जीपीटी थोड़ी हो कि आपको एक फैक्ट याद है यहाँ पर। अरे भाई जितने फैक्ट याद है उसका प्रयोग करना सीखो, और प्रयोग करने का तरीका मैं बता रहा हूँ
कि ऐसे अप्लाई करोगे तो चीजें अपना निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, अब समझो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा देख देख करके चीजों को, ठीक है। तो मॉडल आंसर पढ़ो, मॉडल आंसर इन सारे टॉपिक्स को याद करो, ठीक है। अब से युद्ध क्या, तालीकोटा का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था 1565 में, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा गया था, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, तो बहुत फेमस युद्ध है भी ये, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर हार जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध, फिर राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, पीवाईक्यू का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, अगर कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसको पानीपत की तीसरी लड़ाई का क्रम नहीं याद है, तो भाई फिर तैयारी करना बेवकूफ़ी है, या फिर तैयारी करना बेवकूफ़ी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बक्सर की लड़ाई और प्लासी का युद्ध, दो सबसे फेमस मॉडर्न हिस्ट्री घटनाक्रम रहे हैं, ठीक। बक्सर की लड़ाई और प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में, ठीक है। करनाल का युद्ध, तो मोहम्मद रंगीला, क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला था ना, वो जो मस्त रंगीले मौसम में रहता था हमेशा, ठीक है, रंग मिजाज में रहता था। उसके टाइम पर दो आक्रमण होते, बहुत प्रमुख आक्रमण, एक नादिर शाह का आक्रमण होता है, तो नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, वो लड़ता है करनाल का युद्ध, ठीक है। और इसी के बाद एक और आक्रमण होता है, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, उसको दुर्रानी भी कहते थे, मतलब दुर्रानी मतलब है मोती का किला या फिर मोती का, ऐसा कुछ व्यक्ति कहते हैं। दुरानी या फिर अहमद शाह अब्दाली ने भी इसी टाइम पर आक्रमण किया था, और नादिर शाह ने भी आक्रमण किया था। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उसने करनाल की लड़ाई लड़ी थी, और उसी को हम 1739 की घटना मानते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी लगा लोगे, अब तो बहुत बेसिक प्रश्न बन गया, और ये सारे घटनाक्रम आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है आज ही याद करो, ठीक है। चलो, पेपर को अटेंड करने का तरीका यही होना ही चाहिए, और कुछ होना भी नहीं चाहिए यहाँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पॉलिटी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है प्राक्कलन कमेटी में 21 मेंबर थे, अरे भैया 21 सदस्य और राज्यसभा के 9 सदस्य थे, ठीक है। सबसे बेवकूफी बात कर रहा है आप लोग, ठीक है, सबसे बेवकूफी बात कर रहा है। हम पढ़ते हैं दो कमेटी, एक लोक लेखा समिति और एक प्राक्कलन कमेटी, ठीक है। प्राक्कलन मतलब एस्टिमेट कमेटी थी, लोक लेखा मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी थी, ठीक है। इन दोनों कमेटियों में देखते हैं कितने कितने मेंबर थे, हम याद करते हैं 15 + 7, 30 + 0, लोकसभा राज्यसभा कॉम्बिनेशन, ठीक है, याद कर लेना। लोक लेखा कमेटी की स्थापना 1919 में नहीं हुई थी, बल्कि 1919 के एक्ट में इस बारे में कहा गया था कि इसकी स्थापना कर दो, और 1920 में स्थापना होती है। गेम खेल गया यहाँ पर, सब लोग 1919 टिक करके आयोगे। आयोग ऐसी बहुत बार गलतियां करता है, कहता है ये अधिनियम कब पारित हुआ, या फिर ये अधिनियम कब लागू हुआ, पता चला पारित कभी और हुआ था, लागू कभी और हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना, एग्जैक्ट क्वेश्चन की डिमांड पर फोकस करना है हम लोग को, कि 1919 में विधेयक आया था, तुरंत थोड़ी लागू हो जाएगा, ऑब्वियसली 2-3 महीने का समय लगेगा, हो सके 1920 आ गया हो, 1920 में लागू हुआ हो, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। सेकंड आप लोगों का पहला गलत है, सेकंड भी आप लोग गलत हो गया, तो दोनों ही आप लोग गलत हो गया, ना तो एक ना तो दो, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स याद होना ही चाहिए, कोई गलत करके नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बेसिक आर्टिकल्स है। फिर क्या कह रहा है देखो भाई, कि ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो कम से कम जब आप 10 साल का पीआईक्यू लगाओगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपका सही होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, कि करंट अफेयर क्वेश्चन को कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए, और कैसे करंट अफेयर तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन कह रहा है एसडीजी वाला, भाई एसडीजी पर हर साल प्रश्न आता है, बोनस क्वेश्चन है ये, गलत मत करना कभी भी, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 13, जलीय जीवन लाइफ ऑन वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर तो एसडीजी 14, लाइफ ऑन लैंड एसडीजी 15, बचा क्या, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एसडीजी 10, यहाँ पर 10 नहीं होता मेरे भाई, 12 होता है। हमने डिस्कस भी किया था जब हम करंट अफेयर से क्लास कर रहे थे, कि फूड वेस्टेज इंडेक्स में जो फूड वेस्टेज है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.1 के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 क्या हुआ, वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ, ये बात ध्यान रखना, ये गलत यहाँ पर दिया हुआ था, तो एक तो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, पेरिस ओलंपिक के बारे में प्रश्न है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में दो प्रश्न हमने दिया था, एक प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कुछ कथन ध्यान दीजिए। पहला कथन कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने इसके भारत के लिए पहला पदक जीता, भाई एकदम श्योर है हम लोग, और हम लोगों ने बहुत न्यूज में देखा भी था उस टाइम पे, कि मनु भाकर जो है, जो कि महिला के लिए जो पिस्टल प्रतियोगिता थी, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और ये बहुत फेमस हुई थी, कांस्य पदक इन्होंने क्या किया था उस टाइम पर जीता था, बहुत फेमस हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। अब समझना, प्रश्न ये कई बार बनता भी है, चलो आपने आपसे प्रश्न पूछ भी देना कि ब्रॉन्ज या फिर जो कांस्य है, ठीक है, जो मनु भाकर जी ने जीता, सबसे पहला पदक था हमारा जीता हुआ, वो किस एलॉय का बना हुआ, तो मतलब ये जो एलॉय है किस किस मेटल्स के या फिर एलिमेंट्स को बना के मिला के बनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से दो, ठीक है, कि ब्रॉन्ज किससे बनता है। तो पहली बात, आप पहले को तो एलिमिनेट कर ही दो भाई, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो थे ही नहीं यहाँ पर पहला पदक जीतने वालों में, ठीक है, मनु भाकर जी थी, सिंपल सी बात है।
तो कह रहा है कि रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सबसे उम्रदराज एथलीट थे। ये कथन यहाँ पर सत्य है। सबसे उम्रदराज रोहन बोपन्ना जी थे। सबसे यंग कोई स्विमर थे, धिकिंदु सिकिंदू उनका कुछ ऐसा नाम था, ठीक है। धिनिंदी, देखो यार नाम याद नहीं है, बट ऐसे कुछ धिकिंदु सिकिंदू उनका कुछ नाम था, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो क्लियर रहेगा दिमाग में, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे ना तो रिवाइज हो जाएगा अपने आप। सेकंड सही हो गया, ये गलत हो गया। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन और कराया था ओलंपिक पर, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखो भाई, ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त की इस बार के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। पूछा कि कौन सा अतिरिक्त गेम है, न्यू गेम है, जो कि 2024 में शामिल किया गया है। दरअसल इसी पैटर्न पर एक बार इससे पहले भी प्रश्न आयोग पूछ चुका है, इस बार भी पूछ सकता है। देखो भाई, कह रहा है ब्रेकिंग, पोल क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये तीनों तो शामिल हैं ही शामिल हैं, इसके साथ एक गेम यहाँ पर और शामिल किया गया है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोग कमेंट में बताओ कि इसके साथ कौन सा ऐसा चौथा गेम है जिसको हमने इस बार क्या किया है, ने ओलंपिक में शामिल किया है। इस बार का ओलंपिक हुआ कहाँ पर, पेरिस में हुआ। पेरिस किस नदी के तट पर लोकेटेड है, सीन। पेरिस का जो सीन है वो बहुत सुंदर है, तो सी नदी याद कर लो आप लोग, कहाँ की है, वो पेरिस की है, ठीक है। याद रहेगा ना, पेरिस का एफिल टावर सब लोग देखते, सबका सपना रहता है वहाँ पर जाने का, ठीक है। मुझे भी जाना है, अभी तो नहीं गया, जाना है। तो पेरिस किस नदी के किनारे पर है, सीन नदी के किनारे पर, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आपका ओलंपिक हुआ है। इस ओलंपिक में 4 नए गेम जोड़े गए, जिसमें से 3 गेम ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग है, ठीक है। एक आप लोगों का गेम और मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लोग चाहो तो नोट कर लेना इस पॉइंट को भी, ठीक है। ये सब प्रश्न बनता है एग्जाम में। स्केट बोर्डिंग, ठीक है, इसके अलावा स्केट बोर्डिंग जो चौथा गेम है उसको यहाँ पर शामिल किया गया। प्लस एक प्रश्न और बन सकता है कि 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला, पहला प्रश्न तो ये बनेगा। दूसरा प्रश्न, इसमें कौन कौन से नए गेम शामिल किए जा रहे हैं, तो 5 नए गेम शामिल हो रहे हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से कि एकदम 5 नए गेम का घोषणा हो रहा था कि कौन नए गेम शामिल किए जा रहे हैं, तो विराट कोहली जी का जिक्र आया था कि इनके कारण से हम क्रिकेट को क्या कर रहे हैं, ओलंपिक में शामिल कर रहे हैं। तो 2028 में पहली बार क्या होगा, क्रिकेट भी यहाँ पर शामिल होने जा रहा है, ठीक है, शामिल होने जा रहा है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर ये बात घोषणा किया गया तो बड़ा सही लगा था, देखा था मैंने, ठीक है। तो एटलीस्ट ये बात याद रखो कि 2028 में क्रिकेट भी शामिल होगा, 5 नए गेम शामिल हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है ये बात आप लोगों को सर्च करनी पड़ेगी, लॉस एंजलिस में, ठीक है, याद कर लेना। मैं चाह नहीं रहा कि आप लोग बता बर्डन दो आप लोगों के ऊपर, ठीक है, बट जरूरी है कि आप हार्डवर्क करो। आपको जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया। करंट अफेयर से कुछ प्रश्न यहाँ पर और देखो, कह रहा है कि अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेनी सेना पर एक एक केमिकल का प्रयोग किया, केमिकल वेपन का प्रयोग किया। वो कौन सा गैस उसमें, ठीक है, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, क्लोरोपिक्रीन। इससे पहले मस्टर्ड गैस पे प्रश्न बन करके आया हुआ है। आप सोचोगे सर मस्टर्ड गैस ही होगा, टिक मारते, नहीं भाई। रशिया ने एक नया गैस क्लोरोपिक्रीन का प्रयोग किया यूक्रेन के ऊपर, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने एक परियोजना स्टार्ट किया, उसका नाम है नमन, ठीक है, प्रोजेक्ट नमन। नमन के अंतर्गत किया क्या जा रहा है भाई, तो जितने भी दिग्गज हैं रक्षा क्षेत्र के, उनको, जितने पेंशन भोगी उनको, ठीक है, जितने परिवार के मेंबर थे उनको, सभी के लिए कुछ कुछ यहाँ पर प्रयोग स्टार्ट किया गया है। तो उसका नाम है प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट नमन, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो भाई, क्या अब तो ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन इन्वायरमेंट में सल्फर का सोर्स नहीं है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन है भाई, महासागर की सतह आपको सर याद नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, छोड़ो जाने दो। जीवाश्म ईंधन की दहन, कंफ्यूजन में, मान लो आप कंफ्यूजन में हो, ठीक है, छोड़ो इसको भी। वाटर कूलर, अरे वाटर कूलर कहाँ से सल्फर निकालेगा, ठीक है, वाटर कूलर सल्फर कहाँ से निकालेगा। तो डी विकल्प क्या हो गया आप लोग का, सही हो गया। इजी क्वेश्चन था ना, सिंपल क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सम्मेलन कहाँ पर हुआ, एक एक कॉलम और ऐड कर लो मेरी तरफ से, होमवर्क है आप लोगों के लिए, 5 और 4 में दे रहा हूँ होमवर्क आप लोगों को, ठीक है। भारत के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर भारत के प्रतिनिधि कौन थे, पूछ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब आप ये मत करना सर ऐलान मोदी में कौन थे, याद करना ऐलान मोदी में मोदी जी ही होंगे, सिंपल सी बात है। G7 में मोदी जी होंगे, ठीक है, लेकिन भाई अब ब्रिक्स में भी मोदी जी होंगे, पर चेक कर लेना ब्रिक्स में कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट होंगे मोदी जी। मैं एक बार देख भी लेता हूँ, आप लोगों को देख के बता भी देता हूँ यहाँ पर तुरंत, ठीक है। देखो ये जहां पर डाउट आए ना तुरंत एक बार देखते चलो पहले, क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में बन करके आता है और यही सब हम लोग को तैयार करके रखना भी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा ना और आपने गलत किया तो फिर समस्या है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत के प्रतिनिधि तौर पर कौन शामिल हुआ था, दिया भी नहीं इसमें, ठीक है। हालांकि बड़ी बड़ी ये बड़ा सम्मेलन है तो मोदी जी ही गए होंगे, बट एक बार आप लोग उसको क्रॉस चेक जरूर करना, ठीक है, जरूर करना। और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि इसमें 5 नए मेंबर जोड़े गए। 6 की बात हुआ था, एक देश ने कहा कि हम यहाँ पर शामिल नहीं हो सकते हैं,
वो देश यहाँ से हट गया। 5 नए मेंबर कौन शामिल हुआ है वो याद करना है। 2024 का सम्मेलन, ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, में हुआ था कि नहीं होता ये बताना है। अब समझो, ये मैं तो कॉलम में मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का जो सम्मेलन है ये 2023 का सम्मेलन था, 2023 का था। 2024 का सम्मेलन रशिया के कजान क्षेत्र में होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। तो यही गलत है, इसको टिक कर सकते हो आप लोग। बट हमको याद क्या करना है, तो भारत का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि नैम में जो 19th नैम था जो कि युगांडा के कंपाला में हुआ है, ठीक है, कंपाला डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन भी किया गया। इसमें भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे एस जयशंकर जी, ठीक है, विदेश मंत्री जो थे वो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे। बाकी ऐलान मोदी G7 आपको पता ही है भाई, G7 में तो मोदी जी जाएंगे और कौन जाएगा, किसी को जाने भी नहीं देंगे, मोदी जी कहेंगे हम ही जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अब पुलिया इटली में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है G7 का, क्योंकि यहाँ पर भारत को आमंत्रित किया गया था। यहीं पर पोप फ्रांसिस आए थे। उन्होंने क्या कहा था कि भाई, उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ कुछ बताया था कि भाई कितना बड़ा खतरा है। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। ऐलान मोदी UAE में हुआ था, यहीं पर इनको पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। ग्लोबल टेक अवार्ड किसको मिला है, सोचो एक बार, कमेंट करो इसका आंसर। ये सब करंट अफेयर्स के पोर्शन है, ठीक है। तो भारत के प्रतिनिधि सम्मेलन कहाँ पर हुआ, इसमें एक बात बस ध्यान रखना आपको, ये 2024 याद कर रहे हो कि 2023 याद करो, इसमें कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे लोग ब्रिक्स याद किए होंगे कि जोहान्सबर्ग में हुआ है, लेकिन वो 2023 का था कि 2024 का था, ये नहीं याद किए थे, तो गलत कर दिए इस क्वेश्चन को। 2023 का हुआ था जोहान्सबर्ग में, 2024 का होने वाला रशिया के जान क्षेत्र में, अभी अक्टूबर नवंबर में वो होगा, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, इजी क्वेश्चन था। संपूर्णता अभियान नीति आयोग बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है इस पर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडेक्स वाले क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते हैं। इंडेक्स पर मैंने पूरी क्लास ली हुई है, इकोनॉमिक्स जो मैंने पूरी क्लास हुई करंट अफेयर्स की 2.5 घंटे की क्लास है, उसमें मैंने सारा इंडेक्स कराया हुआ है इंपॉर्टेंट का, एक बार उस क्लास को देख लेना आप लोग, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, पेपर टफ नहीं था, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। अब जैसे देखो, ये सब बहुत बेसिक साइंस के क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि, अगर आप यहाँ पर समझोगे, जैसे कह रहा है कि वाष्पीकरण एवोपरेशन की दर अधिकतम कब होती है, कब होगी इवेपोरेशन, सबसे ज्यादा कब होगा। मानो आप कपड़ा सुखा रहे हो, धूप में डाल लो, तो कब सबसे ज्यादा जल्दी सूख जाएगा, उसी को तो इवेपोरेशन कहते हैं। कब होगा, जब हवा में ह्यूमिडिटी कम होगी। हवा में ह्यूमिडिटी कम है मतलब हवा को ह्यूमिडिटी चाहिए, तो आप एक कपड़े से बहुत जल्दी से ह्यूमिडिटी खींच लेगा, प्लस टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो कम आर्द्रता और उच्च तापमान इवेपोरेशन के हाई होने की सबसे बेसिक शर्त है, सबसे बेसिक शर्त है। देश में पहला डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ बनाया गया, नोएडा में बनाया गया होगा, ठीक है। यूपी का प्रश्न लग रहा है तो नोएडा में होगा इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या भाई, कोई एक ध्वनि है, ठीक है, एक साउंड वेव है, वो अपना मीडियम चेंज कर रही है, ठीक है, 2 मीडियम में जा रही है। वैसे मानो यहाँ से चेंज करके ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 में प्रवेश कर गई, चल बोल कर दे, मीडियम 1 से मीडियम 2 में प्रवेश कर गई। क्योंकि हर मीडियम की डेंसिटी अलग होती है ना, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन साउंड पे क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, साउंड पे क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, आवृत्ति उसकी सेम रहती है। भले उसका तरंग दैर्घ्य गति सब चेंज होती है, लेकिन उसकी आवृत्ति यहाँ पर चेंज होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सिर्फ आप लोगों को परेशान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, चिल रहो। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन परेशान करने के लिए दिया गया है। मॉक टेस्ट में ना जब हम कराते हैं तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिससे आप लोग परेशान हो जाओ, इरिटेट हो जाओ, वो ये क्वेश्चन था, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। स्वनिम याद कर लो, बल्कि याद करना तो स्वनिम बाई इसका आंसर सही होगा, ठीक है। काम खत्म हो गया, इतना ही करना था हम लोग को यहाँ। अब देखो, अब वैसे ये सब साइंस के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब ये वाला मैच द कॉलम, ये वाला मैच द कॉलम, ठीक है, ये वाला मैच द कॉलम, और ठीक है, ये जो मैच द कॉलम्स है, तीनों मैच द कॉलम साइंस के स्टैंडर्ड मैच द कॉलम है। हर बार इस टॉपिक से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि ब्लू विट्रॉल क्या होता है, ईओसिन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रेड पॉइजन में, कृतंकनाशक में हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने में हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, लाल स्याही में हम किसका प्रयोग करते हैं, कवकनाशी तौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है, इस पे प्रश्न हर बार बनता है, तो इसको याद कर लो। प्लस ये कौन सा एसिड कहाँ पर पाया था ये बता करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैलिक एसिड से मिला दो, ठीक है, और क्या मिलाओगे भाई, एसिटिक एसिड मिला दो सिरका से, एस्कॉर्बिक मिला दो आंवला से, ऑक्जेलिक मिला दो ब्रोकली से, ठीक है। ये भी क्या हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अब कुछ लोगों को सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया था आपने, कुछ नहीं भाई, क्रम याद करना है बस हम लोग को, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो साइंस बैकग्राउंड उनको पता होगा कि मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होता है, प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, ठीक है। तो मास क्या हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये ऐसे क्रम होता है, ठीक है।
अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, प्रयास करेंगे कि हम लोग चीज़ों को याद कर चलेंगे। अब ये कह रहा है कवक के जो अध्ययन का जो ब्रांच है, ठीक है, कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, देख लेता हूँ। ठीक है, फंगाई, फंगाई के स्टडी के हम लोग क्या कहते हैं, 125 क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिया हुआ है, समझो भाई क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछता है, कई बार पूछता है कि अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं, कई बार पूछता है कि सब्जी की खेती को क्या कहते हैं, कई बार जलीय खेती को क्या कहते हैं। रिवॉल्यूशन पर हमने प्रश्न दिया था इस बार, कई सारे रिवॉल्यूशन की, भूरी क्रांति क्या होती है, काली क्रांति क्या होती है, मसाला क्रांति किसको कहते हैं हम लोग। तो ऐसे प्रश्नों को याद करो। ठीक है, मॉडल आंसर में जो चीज़ें दी गई हैं, एक्सप्लेन किया गया, उनको याद करते चलोगे, आपके इजी जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट यहाँ पर होते जाएंगे। ठीक है, बात सिंपल सी है, ये अप्रोच फॉलो करो। अब से ये जो 131 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने और दिया था ऐसा ही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या था कि कोई तो एक मैंने पूछा था कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटर वाइज क्वेश्चन है ना, वो भी आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे, और उसके लिए आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते चलो। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आपने हमारे टेस्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन है लगभग उनको फॉलो कर ले तो मेजर सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। जितना चार्ट्स मैंने बनाने को अभी आपको कहा है, वो चार्ट्स बनाओ। 10 तलिक जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज न्यूज़ में रहा है, ठीक है, जैसे उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य में 10 तलिक हुआ, याद कर लो ना भाई। ये तो प्रश्न हर बार पूछता है। स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया गया? चंद्रयान 3 जब लैंडिंग किया था, विक्रम लैंडर जब लैंड किया था, 23 अगस्त को हमने मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, 2024 में हमने पहला इंटरनेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया है। थीम क्या है? तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये हमारी थीम है। दोनों का यहाँ पर सही दिया हुआ है। फेमस डेज है ना यार, इंपॉर्टेंट डेज, हमने पढ़ा है भी, पढ़ा भी हमने इस बात को। ठीक है, वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रयागराज में बनाया जा रहा है। ठीक है, वेस्ट टू वंडर, वेस्ट से वंडर पार्क बना रहे हैं, क्यों? कि भाई कुंभ लगने वाला है, कुछ तो करेंगे वहां पर। याद करने का तरीका है, याद करो इस बात से। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है कि कोई बहुत चर्चित प्रश्न का नाम दे देगा कि क्षेत्र से संबंधित है, वो पूछ देगा। मनु भाकर शूटिंग, अभी हमने डिस्कस किया भाई, महिला में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, साक्षी मलिक कह रहा है बैडमिंटन, साक्षी मलिक बैडमिंटन से नहीं थी, और 2016 या 2016 के ओलंपिक में इन्होंने कोई तो मेडल जीता था, किसमें? रेसलिंग में जीता था, पहलवानी में इन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, बस इसको एलिमिनेट कर दो, यही सही नहीं है। अमन सहरावत, अमन सहरावत 21 वर्ष की उम्र में इस बार कौन सा मेडल जीता इन्होंने? ब्रांज, हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले, मतलब कोई भी मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट ये बने हैं ओलंपिक में। ठीक है, तो अमन सहरावत का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो इस बात को भी। ठीक है, कुश्ती संबंधित है, इजी क्वेश्चन था ना। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को इसी प्रकार से अटेम्प्ट करना है। 2027 में पहली बार फीफा महिला विश्व कप कहाँ पर आयोजित होने वाला है? ब्राजील में आयोजित होने वाला है, पहली बार ऐसा घटना घट रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारे पोर्शंस अगर आप देखोगे तो पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था। पेपर बनाने का प्रश्न हमारा यही था कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलने। ठीक है, करो ये सब चीज़ों को एक बार देखो, रिवाइज करो। इस पेपर का देखो, पेपर में कैसे करना है हम लोग को नहीं समझ लिया, अब समझा बात हम लोग को कुछ और भी। जैसे कि अगर मैं इस पूरे पेपर की बात करूँ तो पेपर से अब आप लोग करिएगा क्या कि बनाइएगा शॉर्ट नोट। ठीक है, 2 पेज का शॉर्ट नोट बनना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज का। जितना चार्ट मैंने आप लोगों को कहा है बनाने को, वो चार्ट आप लोग चाहो तो स्टिकी नोट से बना सकते हो, उस पर नोट्स बनाने के बाद उसको चिपका देना कहीं पर। अगर आप चाह रहे हो कि अपने नोटबुक में ही बनाओ तो वो 2 से 3 पेज चला जाएगा। ठीक है, 3 पेज का नोट्स आप लोग सबको बनाना है इस पूरे पेपर का। मैं कह रहा हूँ ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे एग्जाम में। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करेंगे, इस बात के लिए निश्चिंत रहना है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 150 क्वेश्चन हमको टॉपिक के साथ पूरा तैयार करके जाएंगे हम एग्जाम हॉल में, कि अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो हम थोड़े से प्लस पॉइंट में वर्क कर रहे हैं। तो सब लोग इस पूरे पेपर की नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने के बाद शेयर कर देना। जितने फैक्ट याद करने वाले वो याद करते चलेंगे हम लोग, और उसकी प्रॉपर यहाँ पर एनालिसिस करते चलेंगे। ठीक है, ये टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 24 घंटे के अंदर का। सब लोग 24 घंटे के अंदर इस पेपर का नोट्स बना करके मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप पे शेयर करो, हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कमी बेसी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस इसी पेपर पर बेस्ड हम कुछ क्विज भी करा लेंगे टेलीग्राम पर, ताकि क्या होगा कि हमको चीज़ें रिवाइज होती चलेंगी पहले। ठीक है, ऐसे ही बाकी पेपर्स आप लोगों के टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, हमने हमारा जो बैच चल रहा है सीरीज का, आप देख सकते हो 499 का बैच है। ठीक है, इसमें सारे टेस्ट पेपर आप लोगों को एक साथ मिल जाएगा। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर दे सकते हो। 2 करंट अफेयर्स का टेस्ट है, 1 सीसेट का पेपर है, प्लस 7 फुल टेस्ट यहाँ पर शामिल है। तो इतना सफिशियंट है अभी से लेकर के एग्जाम तक लगाने का। मैं 5 टेस्ट की बात कर रहा हूँ, 5 टेस्ट में जीएस की बात करता हूँ, GS 1 की बात करता हूँ। इसके अलावा आपको सीसेट लगाना ही पड़ेगा अलग से 1 टेस्ट, और करंट अफेयर्स कम से कम आपको 1 से 2 पेपर, 250 से 300 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी अप्रोच होनी चाहिए। आई होप कि ये पेपर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये पेपर कैसा था, पेपर में क्या कमियां आपको लगी? जैसे पेपर में मुझे एक कमी लगी, और किसी ने तो सजेशन दिया था इस संदर्भ में
कि सर आपने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन स्किप कर दिया। हाँ, ये मैं बात मानता भी हूँ कि मैंने असर्शन रीजन वाले प्रश्न के बार स्किप किया हुआ है। ठीक है, अगले बार जब हमारा टेस्ट होगा तो हम उस पर पूरा फोकस करने वाले हैं। और इस बार हमने मैच द कॉलम पर फोकस इसलिए किया था कि ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में बहुत अच्छा एज देते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट कराते हैं। तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों की इस बार हो जाए। मैच द कॉलम की प्रैक्टिस हमने करा दी है। अगली बार मेरा फोकस रहेगा कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हम लोग कुछ कुछ करा दें आप लोगों के लिए, ताकि उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला ओपन टेस्ट कराएंगे, जल्दी कराएंगे, ठीक है, प्लान कर रहा हूँ। तो बाकी ये आप लोगों का सजेशन था। पढ़ो भाई पढ़ो, एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है। कोई भी समस्या आती है एग्जाम को लेकर के तो बताओ मुझे, हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास पूरा करेंगे, ताकि आप लोग एक अच्छा पॉइंट लेकर के आगे बढ़ो। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन भी समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 148, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, समझो। कह रहा है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। रैंड की हत्या, जैक्सन की हत्या, कर्जन वाली की हत्या और सैंडर्स की हत्या। भाई अगर हम क्रांतिकारी मूवमेंट की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो क्रांतिकारी मूवमेंट में हम जो सबसे लास्ट के घटनाक्रम देखते हैं भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, ये सबसे लास्ट घटनाक्रम है 1928 1930 घटना है ये, ठीक है, जब ये घटना घटती है। उसके बाद जितने भी क्रांतिकारी मूवमेंट हम भारत में देखते हैं, जैसे कि वो एक रिपब्लिकन आर्मी की घटना थी, मतलब कुछ बंगाल कलकत्ता में कुछ लड़कियों ने क्या किया था कि गोली मार दिया था जिलाधिकारी पर, कहीं पे डिग्री लेने गई थी वहां पे गोली उन्होंने चला दिया था। तो वो कुछ एक दो छोटी मोटी घटनाएं हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी किसी की हत्या वाली, वो भगत सिंह के टाइम के बाद समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर हमसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो सैंडर्स के तक मैं सबसे लास्ट में अरेंज करूँ, और जैसे ही सैंडर्स के तक मैं सबसे लास्ट में अरेंज करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि 4 और 4 यही दो विकल्प हमारे पास बच रहा है। बाकी अब हमको ए और बी में सोचना है फिर से। अब देखो भाई, रैंड की हत्या अगर आपको नहीं याद है कि चापेकर बंधु ने किया था तो छोड़ दो, चलो। करजन वाली की हत्या तो याद होगी, मदन सिंह, मदन लाल ढींगरा, ठीक है, फॉरन में उन्होंने मार दिया था इनको गोली, ठीक है, करजन वाली को। गदर पार्टी का उसमें पूरा दौर चल रहा था, 1909 घटना ये। तो सैंडर्स की हत्या से पहले आप इनको लगा दो। चापेकर बंधु ने रैंड की हत्या करीब की थी 1896 के राउंड में, शायद 1896 या उससे पहले घटना कराएगी जब रैंड की हत्या किया गया था। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ऐसे लगाया सकता है, अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं भी पता है, अब कुछ ट्रिक्स लगा करके, कुछ कैलकुलेशन करके अपने माइंड में सर टिक कर सकते हो। बहुत ही इजीली ऐसे प्रश्नों को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करना पड़ेगा। एक बात और समझना, एग्जाम हॉल में जो आपको पेपर मिलेगा ना, वहाँ पर मैक्सिमम आपके पास 50 से 55 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके देखे हुए होंगे, और ये वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पीवाईक्यू से रिपीट किए हुए क्वेश्चन होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन नए क्वेश्चन आपको लगेंगे वहाँ पर। तो नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पर कमांड बनाना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट ये 50-55 क्वेश्चन आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे दे। प्लस 30 से 35 करंट अफेयर्स क्वेश्चन तो हम टारगेट कर ही रहे हैं कि भाई हमको तो सही करना ही करना है, उसके लिए हम सब कुछ पढ़े, सारे सोर्स कवर कर रहे हैं अपने साथ साथ, ठीक है। तो 30-35 क्वेश्चन ये, 50-55 क्वेश्चन ये, प्लस इसके अलावा हम नए क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे हम बहुत अच्छा खासा लेकर के अपने कट ऑफ को क्रॉस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन था आप लोगों के लिए। पेपर को इस प्रकार से अटेम्प्ट करो, उसके एनालिसिस करो, जो भी समस्या हो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन के अंतर्गत डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद।